अच्छा, एक फॉलो अप क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ उससे क्वेश्चन तो एक और भी बहुत बड़ा निकलता है, पर पहले इसी पे लगन हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को लेके ट्विंस के जन्म में 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इससे ज्यादा आमतौर पे फर्क नहीं होता, और दोनों ट्विंस को एक ही जगह बर्थ मार्क हो ये कोई जरूरी भी नहीं होता। तो उनके केस में हमें अगर डिटरमिन करना हो कि हम उनका बर्थ टाइम मिनट टू मिनट अगर हमने एग्जैक्ट फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करें? ऐसा केस एक बार मेरे पास आया था 2003 या 4 में, 2003 या 4 में। तो उस समय क्या था कि वो लेडी एस्ट्रोलॉजर लवर थी और मेरा बेटा वहाँ मेडिकल साइंस पढ़ रहा था। मैं वहाँ गया, उनके घर इन्वाइटेड थे, वहाँ बैठे। उन्होंने ऐसे मैटर ऑफ फन अपने बेटी की जन्मपत्ति मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि ये ट्विंस है। बेटा घर में नहीं था, बेटी सामने थी। तो उस लग्न में, मुझे लग्न याद नहीं है, डेट याद नहीं है, वो उस लग्न में उसका मकर नवांश था, शायद वृष लग्न था, वृष लग्न में मकर नवांश था। वो लड़की काफी गोरी चिट्टी थी। उसके बाद मैंने कहा कि ये लड़का है। बोला वो इससे 2 मिनट बाद में। मैंने कहा उसका रंग सांवला है, वो इससे डार्कर है, जो आप पर बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि उसकी माँ भी गोरी थी और लड़की भी गोरी थी। मैंने कहा वो आप पर नहीं गया। और बाद में मैंने उसके फादर को देखा, फादर भी गोरे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि फादर भी गोरे हो, माँ भी गोरी हो और वो लड़का काला हो जाए। वो लड़का वाकई सांवला था। उसके बाद आपको कैसे पता? आपने कैसे तय किया? वो आईकास्त्री पढ़ी हुई थी भारतीय विद्या भवन से। तो उस समय वहाँ बेंगलोर के पास रहती थी, जहाँ बेटा पढ़ने गया था छोटे बात। तो मैंने कहा नवांश से होता है, नवांश से उसमें कलर कॉम्प्लेक्शन में वेरिएशन आ जाता है। उसका कुंभ नवांश था। कुंभ नवांश का रंग सांवला है। मकर नवांश में जलीय राशि है, इसलिए उसका ब्राइट चमकीला है, रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर ज्यादा। उसको कम ट्रांसपेरेंट है, तो कम ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो काला दिखाई पड़ता है। साइंस का नियम है कि हमें काला क्यों दिखाई पड़ता है? काला इसलिए दिखाई पड़ता है, हमें क्रिस्टल क्लियर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि इसके अंदर से हमारे रेज निकली और कांच की पड़ली पर आराम से जा रही है, इसलिए हमें व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। यदि हमारी रेज को रोक दिया जाए, इसके पार ना जा पाए कांच शीशे के, तो शीशा में डार्क दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो डार्कर हो गया। कुंभ में खाली घड़े का निशान को हाथ में लिए हुए आदमी का ऊपर है, तो कुंभ का सांवला रंग है, तो सांवला रंग वो लड़का था। 15-20 मिनट बाद डिनर करना था, आधे घंटे बाद शायद वो लड़का आया। और सामने बोला आपको कैसे पता? वो और देर सोचती रही। मैंने कहा कि चंद्र समेत नवांशक वर्ण रूल है भाई, उसको अप्लाई करो, अपने आप पता लग जाएगा। तो उसको अच्छा लगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो कॉम्प्लेक्शन से ही पता लग जाता है, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं। बर्थ मार्क हो या ना हो, वो इमटेरियल हो जाता है ऐसे केस में। और दूसरी बात पराशर जी ने बताया हुआ है कि विशेष लग्नाध्याय पराशर अध्याय, पराशर होराशास्त्र में लिखा हुआ है। विशेष लग्नाध्याय सारे लग्न और हाउस के कस को बनाने के बाद क्यों कहा उन्होंने कि विशेष लग्न ऐसी स्थितियों में हमें निर्णायक जानकारी देता है। विशेष लग्न में उन्होंने कहा कि एक तो भाव लग्न है, एक होरा लग्न है, होरा लग्न के बाद घटी लग्न है। तो घटी लग्न के बाद उन्होंने विघटी लग्न भी बताया, पल लग्न भी बताया, उसको पल लग्न है। घटी लग्न 24 मिनट में बदलता है, भाव लग्न 2 घंटे में बदलता है, होरा लग्न 1 घंटे में बदलता है, घटी लग्न 24 मिनट में बदलता है, और विघटी लग्न, उसको पल लग्न भी कह सकते हैं। तो विघटी लग्न 5 मिनट का, 2 घड़ी का होता है, 2 पल का होता है, सॉरी 2 मिनट का होता है, 5 पल का होता है, 2.5 पल 1 मिनट, तो 2 मिनट का होता है। हर 2 मिनट में विघटी लग्न बदल जाता है, और वो उसी साइकिल में, उसी ऑर्डर में अकरेंस उनकी होती है जिस ऑर्डर में सूर्य राशि में चल रहा होता है। जैसे सुबह सूर्योदय के समय सूर्य वही लग्न रहता है, वही डिग्री सेम रहती है जिस डिग्री में सन होता है उस वक्त, एग्जैक्टली सनराइज के सामने अपने लोकल होराइजन पर। यदि आज दिल्ली में सुबह सनराइज 7 बज इतने मिनट पर है, तो उतने मिनट पर वही डिग्री और वही मिनट लग्न की होगी जितने डिग्री और मिनट सूर्य के हैं उस समय। तो ठीक उसी तरीके से वहीं से शुरू होता है, वहीं से उस तरीके से वो 12 राशियों का साइकिल हमें 24 घंटे में घुमाया लग्नों के लिए। होरा लग्न, भाव लग्न के लिए हमने उसको 2-2 घंटे में घुमाया, तो 2 बार घुमाया। और होरा लग्न घटाया तो 1 घंटे में 24 हो गई, 24 हो रहे हो गई 24 घंटे में। वहाँ 12 लग्न हुए थे, वहाँ 24 लग्न हो गए। उसके बाद घटी लग्न हुआ तो वो 60 लग्न हो गए, क्योंकि 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। वो 60 साइकिल, 12 साइकिल, 12 पंजे 60, 5 साइकिल पूरे हो जाएंगे राशियों में। विघटी लग्न में 5 मिनट का होता है, तो 12 पंजे 60, 12 साइकिल 1 घंटे में ही पूरे हो जाते हैं।
और इसके अंदर 12 यानी 144 साइकिल पूरे हो जाते हैं। तो उस विघटी लग्न से, 2 मिनट के लग्न से वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस लड़के का, इस बच्चे का और इस बच्चे के ट्विंस में, दोनों में फर्क क्या है। विघटी लग्न को भी, घटी लग्न को भी उन्होंने यही बताया कि उसी तरीके से उसको इवेल्युएट करिए जैसे आप बेसिक लग्न को करते हैं, वो तब उसका जन्म लग्न वो माना जाएगा विघटी लग्न। तो इससे क्या हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ट्विंस की हॉरोस्कोप को एनालाइज करना, वहां पर घटी लग्न में, यदि घटी लग्न में डिफरेंशिएशन हमें मिल गया जी, यदि घटी लग्न, यदि नवांश डिफरेंट हो गए जी, तो भी आर सेटिस्फाइड, ठीक है, कंटेंटेड, उसके आगे जरूरत नहीं है। नवांश भी सेम आया, 15 मिनट, ऑलमोस्ट 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट एक नवांश रहता है, नवांश भी सेम आया तो हमें घटी लग्न में घुसना है। घटी लग्न भी सेम आ गया तो हमें विघटी लग्न में घुसना है। और यदि बाई चांस अनफॉर्चुनेटली विघटी लग्न भी एक ही आ जाए, 2 मिनट पर विघटी लग्न बदलता है, यदि 1 मिनट पर उनका दोनों का डिफरेंस हो तो क्या करें। पाराशर जी ने आगे जाकर कह दिया, षष्ठंशे किलमीक्षयेत, षष्ठंश में जाकर के सारी चीज देख लो। षष्ठंश चार्ट में, जिसको D60 कहते हैं आप लोग, वो D60 में जाकर के सारी चीजों को देख लीजिए। एज नेटल चार्ट उसको, हाँ बिल्कुल, उसको उसी तरीके से कंसीडर करिए कि यही उसका एक्चुअल बर्थ चार्ट है। और D60 कितनी देर में बदलेगा, वो 1 मिनट में बदल जाता है। इसलिए 1 मिनट तक माइन्यूट टाइम, और 1 मिनट से कम अंतर 2 ट्विंस में हो नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। सारी सेट थ्योरी है, केवल शास्त्र के रास्ते पर चलते जाएंगे तो सब रास्ते हमें आसान नजर आएंगे। जैसे ही शास्त्र इधर उधर हम स्ट्रे की तरफ होंगे इधर उधर, तो वैसे ही हम भटक जाएंगे। जब हाईवे हमारे सामने अवेलेबल है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उस पर जाना चाहिए। ड्राइविंग भी फन हो जाएगा और मंजिल पर भी आराम से पहुंचेंगे। एंड फ्रॉम डी से पराशर ने जो कहा है कि षष्टियांश से हम सारा देख सकते हैं, तो इसी षष्ठंश में जरूरत पड़ने पर सारी चीज देख सकते हैं आप। तो जरूरत पड़ी हमें, जब जरूरत पड़ी, एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट हमें कब आई, जब वहाँ जरूरत पड़ी कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। 2 अलग आइडेंटिटी हैं, दो अलग एंटिटी हैं वो 2 बच्चे, उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे उनकी कुंडली को आप अलग बनाएंगे। ये ज्योतिष शास्त्र में चैलेंज हो गया। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा कि वो सस्टेंस में सारी बातें देख लो आप, उसको बिल्कुल लग्न चार्ट की तरह ही आप इस्तेमाल करके आप उससे फलानिश कर सकते हैं। तो सारी की क्लैरिटी आ गई, सब बातें सोच करके, वेयर अबाउट इफ और बट्स को सोच करके तब ऋषियों ने ये सब चीजें ऑब्जर्व करके नियम तय किए हुए हैं। इन नियमों को भूल जाना या समय पर हमारी मेमोरी में रिकॉल ना हो पाना, या हम ठीक से ना जानना, या ठीक से इनका एप्लीकेशन ना समझना, यही कमी है, यही लैप्सेस पैदा करती है, यही दोष पैदा करती है शास्त्र के प्रयोग में। नहीं तो शास्त्र में कहीं कोई कमी नहीं है। मिश्रा जी, ज्योतिष के पात्र की हमने बात करी कि ज्योतिष के लिए कौन पात्र सही माना जाएगा, उसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो ज्योतिष में हमने देखा है कि कुछ लोग ज्योतिष के साथ जुड़ते हैं, झड़ जाते हैं, कुछ लोग उसको स्टडी ही करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ लोग प्रिडिक्शन में बहुत कामयाब होते हैं, चाहे उनकी स्टडी उतनी गहरी नहीं होती लेकिन प्रिडिक्टिव पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, और कई लोग पब्लिशिंग में काफी योगदान करते हैं ज्योतिष में। और ऑफ कोर्स ऐसी भी पर्सनालिटीज आई हैं युग में जिन्होंने हर फील्ड में ज्योतिष में उनका योगदान प्रबल रहा है, चाहे वो प्रिडिक्शन हो या रिसर्च हो या पब्लिकेशन हो। तो इससे पहले कि हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे जाएं, आप हमें इनके कुछ कॉम्बिनेशंस बताइए कि ज्योतिष के साथ जुड़ने के, रिसर्च के, पब्लिकेशन के और प्रिडिक्टिव एबिलिटी के कॉम्बिनेशंस क्या हैं ज्योतिष में। बिल्कुल आसान शब्दों में पूछना चाहती हैं, पाप ग्रहों की राशि के लग्न में जो लोग पैदा होते हैं उनका बेसिक इंक्लिनेशन ज्योतिष की तरफ होता है। सूर्य के लग्न में, मंगल की राशियों के लग्न में, शनि की राशियों के लग्न में, और पाप बुध की राशि के लग्न में, यानी बुध यदि पापी है, पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, और मिथुन और कन्या लग्न वालों का भी इंक्लिनेशन उसकी तरफ हो जाता है। दूसरे, चंद्रमा का अकेला लग्न ऐसा है, कर्क लग्न, मेष लग्न, मिथुन लग्न कंडीशनली, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न कंडीशनली, और उसके बाद तुला लग्न में कुछ और कॉम्बिनेशन आ सकते हैं।
नहीं तो थोड़ा स्पेसिफिकली रिकमेंडेड नहीं है या उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। और कुंभ लग्न ये प्रोमिनेंटली ज्योतिष की तरफ इंक्लिनेशन दिखाते हैं। कितने पाप ग्रहों के लग्न वो हैं ये, पापी बुध का लग्न और सूर्य और चंद्रमा के लग्न। इसमें पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कहाँ उनका प्लेसमेंट हो उसके लिए उन्होंने क्लियर कट कहा कि 1, 5, 9 और 12, 1, 5, 9 और 12 इन हाउसेज में डायरेक्टली और स्ट्रांगली यानी पाप ग्रहों का कनेक्शन बनता है। जो नेचुरल मैलेफिक है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। उन नेचुरल मैलेफिक्स की यदि कहीं कॉम्बिनेशन बनता है इनके साथ या कनेक्शन बनता है, डीप कनेक्शन, तो वो लोग ज्योतिष के फील्ड में अच्छा काम करते हैं। जितना ज्यादा पाप प्रभाव इन हाउसेज पे होगा, मंगल शनि राहु बच गए तो मंगल शनि राहु यदि तीनों के तीनों का इम्पैक्ट इन हाउसेज में किसी एक पर या कई पर आ रहा है तो वो कॉन्क्रीट काम करके जाते हैं ज्योतिष के फील्ड में, और वो अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं और अच्छे फलितज्ञ भी होते हैं। फलित जानने वाले और गणित जानने वाले दोनों ही शाखाओं में उनकी अच्छी गति होती है। पारशर जी ने उपग्रहों के बारे में विशेषतया कहा कि उपग्रहों में यदि धूम एक उपग्रह है और गुलिक, धूम का प्लेसमेंट यदि इन हाउसेज में हो जाए जो मैंने बोला है, तो उन हाउसेज में होने पर वो भी ज्योतिष के प्रति इंक्लिनेशन और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी कुछ करता है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने गुलिक को दी। गुलिक का राशिपति या खुद गुलिक या गुलिक का नवांश लॉर्ड यदि इन हाउसेज में कहीं किसी तरीके से एनीवे कनेक्शन उनका जुड़ जाए 1, 5, 9, 12 में, तो वो ज्योतिष के प्रति कंट्रीब्यूशन अच्छा देती जाएगी। गुलिक का राशिपति या नवांशपति? गुलिक का राशिपति या नवांशपति या खुद गुलिक जी इनमें हो जी। इसके बाद उन्होंने आत्मकारक से जब देखा तो आत्मकारक और अमात्यकारक दोनों से उन्होंने देखा, दोनों से उन्होंने ज्योतिषी होने के कॉम्बिनेशन बताए। वो कहते हैं कि शुक्र यदि आत्मकारक हो या बृहस्पति आत्मकारक हो और उनके साथ कहीं किसी तरीके से नवांश में, कारकांश कुंडली में, मतलब कारकांश कुंडली बेसिकली नवांश कुंडली होती है, तो मैं बाद में बताऊंगा। कुछ लोगों को बड़ा भ्रम है कि स्वांश कुंडली और कारकांश कुंडली दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इसे बाद में मैं एलैबोरेट करूंगा। कारकांश कुंडली में सीधे नवांश कुंडली कहिए, नवांश कुंडली में यदि आत्मकारक और अमात्यकारक के साथ किसी भी तरीके से पाप ग्रहों का कनेक्शन हो जाता है बृहस्पति और शुक्र के साथ जी, तो वो अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं, अच्छे ज्योतिषी, और ज्योतिष के फील्ड में उनका योगदान अच्छा रहता है। अब आप चाहें तो आप कोई एग्जांपल हॉरोस्कोप सामने रख सकते हैं, बता देंगे। बिल्कुल रखते हैं। इसमें आपने कहा ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये गणित और फलित दोनों में दोनों के लिए है। अच्छा, और बिना गणित के फलित नहीं आता। फलित बताने वाले तो मंदिर में पुजारी भी बैठे हुए हैं, हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हर गली मोहल्ले में आपको वैद्य और ज्योतिषी ये दोनों चीज बहुतायत में मिलती है। जी। बच्चा जब क्रिकेट खेल के उसकी बॉल जाकर के दरवाजे किसी के शीशे पर टकराती है तो वो किसी न किसी ज्योतिषी के या वैद्य के घर का ही शीशा होता है, यानी इतनी प्लेंटी में यहाँ पर वो ज्योतिषी और वैद्य मिलते हैं। तो इस तरीके के ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो मील के पत्थर साबित हुए अपने फील्ड में, जिन्होंने युग परिवर्तन किया, जो कालजयी होते हैं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, जिनका कंट्रीब्यूशन कभी खत्म नहीं होता, सदा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बना रहता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सूर्य नारायण राव जी की कुंडली लें तो उस पर चर्चा करते हैं। मेरे पास तो है नहीं, आप देखिए आपके पास है तो। पाप ग्रह का लग्न तो इस कुंडली में नहीं है, लेकिन इसमें बहुत क्लियर कट और पावरफुल कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गुलिक का लॉर्ड, पहली बात तो 1, 5, 9, 12 में मैंने बोला था कि पाप ग्रह होने चाहिए जी। तो 1 में पाप ग्रह नहीं है, 5 में मंगल है, 9 में पाप ग्रह नहीं है, लेकिन 12 में मरकुरी है जो राहु के साथ है। मरकुरी है क्या? मरकुरी नहीं,
मरकुरी नहीं, वो 12 में राहु और गुलिक है। हाँ, उससे कंफ्यूजन हो रहा है ग्रीन से मुझे। हाँ, तो राहु है, 12वें में राहु है। और राहु के विषय में ये बताया गया है कि राहु जहाँ कहीं अकेला बैठा हुआ हो, किसी दूसरे प्लैनेट से उसका कनेक्शन ना हो। दूसरे प्लैनेट का मेरा मतलब हर से नेपच्यून प्लूटो को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। राहु यदि 12वें घर में, मंगल इनके 5वें घर में, तो कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन, प्रिलिमिनरी कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। दूसरी बात, हम गुलिक को देखते हैं तो गुलिक इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है। गुलिक अपने आप में महापापी ग्रह है, इसको ग्रह मानते हैं, नहीं तो महापापी एंटिटी है। और गुलिक की का राशि लॉर्ड इनका मेष राशि का स्वामी मंगल 5वें स्थान में आएगा। गुलिक लॉर्ड भी 5वें में है और एक एडिशनल पाप ग्रह मंगल एक एडिशनल कैपेसिटी में वहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है। तो 2 डबल पाप ग्रह का प्रभाव 5वें स्थान पर आ गया। मंगल गुलिक का जो नवांश लॉर्ड है, गुलिक का नवांश लॉर्ड शुक्र है, वो शुक्र 9वें स्थान में आ गया। तो गुलिक का नवांश लॉर्ड भी पापी ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए 9वें स्थान में भी इनडायरेक्टली शुक्र पापी की तरह ही बैठा हुआ है, नेचुरल मेलेफिक की तरह ही बैठा हुआ है। तो 1 5 में नहीं, 1 में नहीं, 5 9 और 12 में इनका क्लियर कट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और एक और एडिशनल इसमें बात कहनी है कि इनका आत्मकारक भी मंगल है जी। और वो मंगल भी एनीवे गुलिक से कनेक्टेड है और वो मंगल वर्गोत्तमी भी है। इसलिए ये कुंडली ऐसी बन जाती है कि जिसकी वजह से ये अपने फील्ड में किसी भी रूप में मील का पत्थर साबित होते हैं और ऐसा कुछ करके जाते हैं कि जो लंबे समय तक इनकी वो काम, इनकी रचना, इनके शाहकार, इनकी किताब या इनकी मैगजीन या इनका कोई कारनामा या कोई कार्य इस तरीके से है कि लंबे समय तक याद रखा जाए और लंबे समय तक वो जिंदा रहे। तो मैं समझता हूँ शायद इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन को शुरुआत की थी इन्होंने, और एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन अभी तक भी किसी न किसी रूप में चली रही है जी। नाम बेशक बदल गया हो और उनकी शायद वो बेटी हैं, पोती हैं या पड़पोती हैं, वो चलाती हैं गायत्री वसुदेव, उसको अभी भी चला रही हैं किसी न किसी रूप में। तो ये कनेक्शन तो बनता है, इसमें कॉम्बिनेशन पूरा घट रहा है। ठीक। अगर हम बीवी रमन का चार्ट देखें तो उनका पब्लिकेशन में, ज्योतिष में योगदान पब्लिकेशंस के थ्रू बहुत रहा जी। तो सिर्फ एक इस फैक्टर को अगर देखना हो उनकी चार्ट में, बीवी रमन जी की चार्ट में, तो उसको हम कैसे देखेंगे? बीवी रमन जी का आत्मकारक मून है और कुंभ लगन है और सदाबेश नक्षत्र है। कुंभ लग्न बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है क्योंकि पाप ग्रह का लग्न है जी। और लग्न लॉर्ड शनि खुद पापी होकर के चंद्रमा के साथ 4th हाउस में बैठ गया है। और 4th हाउस को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि 4th हाउस में गुलिक है। तो 4th हाउस में लग्न लॉर्ड पापी, लग्न लॉर्ड नेचुरल मेलेफिक, लग्न लॉर्ड होकर के शनि चंद्रमा के साथ, आत्मकारक के साथ, गुलिक के साथ कनेक्शन है उसका। तो इससे लग्नेश का, लग्न का, गुलिक का, गुलिक के लॉर्ड का और चंद्रमा का जो आत्मकारक का कनेक्शन पाप ग्रहों से बन जाता है। वो 4थे घर में बन रहा है किसी वजह से, लेकिन गुलिक की वजह से हम हाउस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन 4थे घर में बनने के बावजूद भी वो उनका योगदान काफी अच्छा रहता है, सराहनीय रहता है। और आत्मकारक चंद्रमा को यदि हम देखेंगे तो आत्मकारक चंद्रमा का नवांश में किसी के साथ गया है क्या? देखिए जरा, गुलिक के साथ है, लियो वहाँ नवांश में भी गुलिक के साथ है, उसके साथ मरकुरी भी है जी। तो मरकुरी भी अपने आप में गणितज्ञ बनाता है, लेकिन वो पापी मरकुरी होना चाहिए। तो इनका जो मरकुरी है वो पापी है जी, क्योंकि मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो इसलिए मरकुरी पापी होकर के चंद्रमा के साथ कनेक्शन कारकांश कुंडली में या नवांश कुंडली में ही बना रहा है। तो दोनों तरीके से ये भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काफी अच्छा योगदान अपने तरीके से वे जरूर देते हैं। और पब्लिकेशंस का इनका जो पब्लिकेशन का मतलब है कि इनकी स्थिति ये है कि पॉपुलराइज करने के लिए ज्योतिष को या देश विदेश तक ज्योतिष का नाम फैलाने के लिए इनका योगदान काफी अच्छा है क्योंकि बुध उसमें आ गया है साथ में। और दशम स्थान और चतुर्थ स्थान, वो दशम स्थान ज्योतिष के हिसाब से यात्रा का स्थान है और चौथा स्थान ओवरसीज का है। तो सारे के सारे प्लैनेट जो तीनों जो मेन वो इंडिकेटर प्लैनेट थे जो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे इस पॉसिबिलिटी को, वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 4th हाउस में बैठे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है या इनका जो पब्लिसिटी है वो ओवरसीज ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरसीज तक इन्होंने ज्योतिष को फैला दिया। ज्योतिष के प्रति जो
इंडियन एस्ट्रोलॉजी के प्रति या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रति जो वेस्टर्न कंट्री में जो अवेयरनेस पैदा हुई है उसमें इनका बड़ा योगदान है। तो इसलिए 4th हाउस में सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसलिए ओवरसीक चलेगा। 19वीं शताब्दी में कई सारे ज्योतिषी हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की वैदिक ज्योतिष को नई दिशा दी थी। उनमें वेंकटेश शास्त्री केतकर का नाम सबसे ऊपर है। वेंकटेश शास्त्री केतकर महाराष्ट्र के विद्वान थे। उन्हीं के नाम से केतकी अयनांश है जो आज चित्रापक्षी अयनांश के नाम से जाना जाता है, और गलती से उसको लोग लहरी अयनांश के नाम से आजकल की पीढ़ी जानती है। तो लहरी अयनांश बेसिकली केतकी अयनांश है। केतकर जी ने उसकी खोज की थी चित्रापक्ष के आधार पर, और चित्रापक्ष का जिक्र वेदों में आता है। इसलिए अयनांश के विषय में और गणित की एक ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी थी, कई पुस्तकें लिखी थी, उसमें मुख्य रूप से उनका ज्योतिर्गणित विशेष उल्लेखनीय है। उसके आधार पर हिंदुस्तान में आज तक भी पंचांग बनते आ रहे हैं। उसको कहते हैं दृग्गणित पंचांग। वो दृग्गणित पंचांग, दृग्गणित के आविष्कारक, दृग्गणित के को पॉपुलराइज करने वालों में सबसे ऊपर अग्रगण्य नाम जो था वो वेंकटेश शास्त्री केतकर का था। और वेंकटेश शास्त्री केतकर की कुंडली मैंने अपनी पुस्तक गहरे ज्योतिष गहरे पानी पैठ में दी हुई है। उसमें एक लेख है मेरा कि ज्योतिषी बनने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स में इसके साथ विचार किया है इस विषय पर, और कई लोगों की कुंडली दी है। दूसरे एक शंकर बालकृष्ण दीक्षित, वो भी मराठी विद्वान थे। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे और कभी भी किसी भी स्टेज पर आज से 200 साल भी 500 साल बाद भी ज्योतिष का इतिहास लिखा जाएगा तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित की किताब मील का पत्थर साबित होगी, और उसके बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता। उन्होंने जितनी खोजपूर्ण तरीके से उसको पुस्तक को लिखा था वो आज भी बेमिसाल है। और कोई एकेडमी उसकी, उत्तर प्रदेश की कोई एकेडमी उसको छापती है हिंदी में, बेसिकली वो मराठी में लिखी थी। उन्होंने और भी कई किताब लिखी थी, इंडियन कैलेंडर के ऊपर भी किताब लिखी थी किसी अंग्रेज के साथ मिलकर के इंग्लिश में, और ये मराठी में किताब थी। उसका हिंदी में अनुवाद किया है शिवनाथ झारखंडी ने, और उनके और भी कई किताबें थी। और वो खुद बेचारे स्वीकार करते हैं, उनकी कुंडली भी मेरी उस पुस्तक में है, और उसमें ज्योतिषी बनने के कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं तो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर था और मैंने ज्योतिष का ज्ञान कहीं से नहीं सीखा, ये मैंने खुद पुस्तक पढ़ करके अपने आप प्राप्त किया है, और इतना बढ़िया ज्ञान है कि वो बेमिसाल है। उनको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था। उसके बाद सुधाकर महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी बनारस यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनका योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। बापूदेव शास्त्री, उनकी भी कुंडली मैंने उसमें दी हुई है, जो वहाँ थे, जिन्होंने सायन पंचांग और निरियन पंचांग। लोकमान्य तिलक का योगदान भी एस्ट्रोलॉजी में कम नहीं है। तो लोकमान्य तिलक की कुंडली भी शायद मैंने उसमें दी या नहीं दी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लोकमान्य तिलक की कुंडली को भी देखेंगे तो उसमें भी वो कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें भी ज्योतिष के प्रति उनका योगदान बड़ा जबरदस्त है। तो कुछ पुराने जो मील के पत्थर हैं, जो महाज्योतिषी हुए हैं, महान ज्योतिषी हुए हैं, जरा उनका भी जिक्र कर दीजिएगा तो अच्छा रहता। उनका चार्ट वहाँ से लेके दिखाई डिस्कस करते तो अच्छा होता। मेरे पास इस समय वो पुस्तक नहीं है। जी बिल्कुल। मिश्र जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास फॉरम में आया है। एक तो एस्ट्रोलॉजर्स के कॉम्बिनेशंस का तो आया ही था, तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ज्योतिष को सीखने के लिए, और सीखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और बेसिक सीख लिया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ऐसी कौन सी रिसर्च है, ऐसी कौन सी पब्लिकेशंस हैं या बुक्स हैं जो जिज्ञासु हैं उनके पास अवश्य होनी चाहिए, जिनको आप रेकमेंड करते हैं? कई तरीके की पुस्तकें उपलब्ध हैं। महर्षि पाराशर का जो होरा शास्त्र है वो बहुत विस्तृत है, और लेकिन वो मील का पत्थर है। उनके बाद के जो लोग हुए, उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी, उनका नाम भी होरा शास्त्री रखा गया। और उन्होंने शुरू में सबने कहा कि बृहत पाराशर बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसका सार संक्षेप, उसको शॉर्ट में, उसकी कंसाइज रूप में हम उसको आपके यहाँ आपको दे रहे हैं। वराहमिहिर ने लिखा सबसे पहले बृहत जातक। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष के विद्यार्थियों को बृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ने से पहले वराहमिहिर का बृहत जातक जरूर पढ़ना चाहिए। बृहत जातक की साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलैरिटी है। वहाँ दशाध्यायी उसकी टीका लिखी। बृहत जातक पर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं, शायद गीता पर लिखी गई है, और बृहत पाराशर पर टीकाएं नहीं मिली उतनी। तो बृहत जातक पर टीका लिखी, तो बृहत जातक उस समय बहुत पॉपुलर था, और बृहत जातक आसानी से समझ में आता है, लेकिन उसके अंदर इतना गूढ़ अर्थ उन्होंने भर दिया है, इतना उसको
ऑकल्ट बना दिया है वराहमिहिर ने कि उसकी अलग अलग व्याख्याएं पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त है। 425 श्लोकों में या शायद 525 श्लोकों में उसको समाप्त कर दिया उन्होंने, और सारे के सारे पारश और होरा शास्त्र का निचोड़ निकाल करके उसमें डाल दिया। ठीक जिस तरीके से दशाफल कहने के लिए दशाफल के सारे सिद्धांतों का निचोड़ 42 श्लोकों में लघु पाराशरी में निहित कर दिया, उसी तरीके से 550 450 श्लोकों में, शायद 425 ही है वो बृहद जातक में, उन्होंने उसको डाल दिया। तो बृहद जातक को भगवत गीता की तरह रोज पाठ करना चाहिए। उसको एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही नया अर्थ आपके समझ में आएगा। और जो मूलभूत सिद्धांत है बृहद पाराशर में, बृहद जातक में, उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे बता दिए, वो अकाट्य है। जो कल भी हमने बात की थी आपसे, उसमें जो वो श्लोक मैंने बोला था, लग्न नवांशक तुल्य तनुस्यात् वीर्य युतस्य ग्रहतुल्य तनुर्वा चंद्र समेत नवांशक वर्ण कादि विलग्न विभक्तम गात्र, सारे के सारे सारांश को, सारे आलम को समेट करके एक श्लोक में लिया है वराहमिहिर। ये करामात वराहमिहिर कर सकते थे। वराहमिहिर का संस्कृत के ऊपर इतना जबरदस्त आधिपत्य था, इतना जबरदस्त कंट्रोल था कि वो एक अर्थ शब्द के द्वारा ही अनेक अर्थ बता सकते हैं। करामात की बात देखिए, जिसका मंगलाचरण पढ़ लिया जाए बृहद जातक का, यदि उसी को ठीक से विद्यार्थी समझ ले तो उसको पता लग जाएगा ज्योतिष में हमें क्या क्या जानना है और क्या क्या सीखना है। 4 लाइन के श्लोक में उन्होंने ज्योतिष की सारी कंटेंट किसी बड़ी किताब की इस तरीके से हिडन रूप में डाल दी है, उसको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। मेरी अपनी व्याख्या जो बृहद जातक की है, उसमें मैंने काफी डिटेल में इन सब बातों पर विचार किया है, उसके गुप्त अर्थों को, गूढ़ अर्थों को प्रकट किया है। अक्षर अक्षर से प्रकट गूढ़ अर्थ अनमोल, बृहद जातक का मैंने हेडिंग दिया था उसके लिए, सब टाइटल। कौन सी पुस्तक में? बृहद जातक, आपने अपनी कौन सी पुस्तक? इसी पुस्तक में बृहद जातक की व्याख्या की है। अच्छा। तो मैंने अपनी व्याख्या में इन सब गहरे अर्थों को निकाला है, और उसमें उसका मैंने सब टाइटल देने की बात जब आई तो मेरे मस्तिष्क में सीधी एक लाइन आई कि अक्षर अक्षर से प्रकट, एक एक अक्षर, शब्द नहीं, बृहद जातक का एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। अक्षर अक्षर से प्रकट गूढ़ अर्थ अनमोल, हर एक के अंदर गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यदि उसने ही शब्द भी इस्तेमाल किया है या च शब्द भी इस्तेमाल किया है, उसका भी मीनिंग है, उसका भी गूढ़ अर्थ है। तो सूत्र रूप में, संक्षेप में और सार गर्भित तरीके से बिल्कुल मक्खन निकाल करके उन्होंने बृहद पाराशर शास्त्र का दे दिया। बृहद पाराशर शास्त्र एक दूध है तो बृहद जातक उसका मक्खन है। उस मक्खन को जरूर चखें विद्यार्थी, सबसे पहला तरीका तो ये है। उसके बाद जब उसको समझ लें तो साथ में फल दीपिका देखें मंत्रेश्वर की फल दीपिका काफी जगहों पर हमारा अच्छा मार्गदर्शन करती है। और डिटेल में जाना चाहें तो कल्याण वर्मा की सारावली, ये 3 किताबें बृहद त्रयी हैं ज्योतिष की। बृहद त्रयी कहते हैं जो तीन मुख्य ग्रंथ हैं। तो इन 3 मुख्य ग्रंथों में से एक ही ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो अपने आप इच्छा पैदा हो जाएगी सारावली को अच्छी तरीके से पढ़े और समझे। और फल दीपिका थोड़ी आसान है, सारावली थोड़ी विस्तृत है, और बृहद जातक गूढ़ है। तो एक तरीके से नमकीन भी हो गया, खट्टा भी हो गया और मीठा भी हो गया, थाली पूरी हो जाती है विद्यार्थी की। तो आराम से पढ़ें और मजा लें। एक श्लोक का आपने अभी जिक्र करा था जो मूल मंत्र की तरह उसको पढ़ना चाहिए, वो पहला श्लोक है, उसका मंगलाचरण का श्लोक है। उस मंगलाचरण के श्लोक में उन्होंने लिस्ट दी है कि किन किन चीजों को देखा जाए, कौन से सब ग्रहों के नाम, सब नक्षत्रों के नाम, सब राशियों के नाम उसमें अंतर्निहित कर दिए, इनहेरेंट कर दिए उन्होंने उसके अंदर। अच्छा। तो इन चीजों को देखिए, इनका कॉम्बिनेशन है। उन्होंने ही बताया कि होरा शब्द क्यों बना। होरा शब्द काल का वाचक है। अहोरात्र शब्द में से अ हटाया और प्र हटाया तो होरा बचा, इसलिए होरा ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ घंटा होता है, यानी घंटा, मिनट या घड़ी, पल या समयवाचक जो शब्द शास्त्र है, समय की पहचान करने वाला। एक तो समय को बताने वाला हो गया तो घड़ी हो गई, लेकिन समय की पहचान करने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष है। तो काल ज्ञानम प्रमुख्यामि लगधस्य महात्मा, जिस समय लगन ऋषि ने वेदांग ज्योतिष में शुरू में कहा था कि मैं वो ज्ञान बता रहा हूँ जो काल का ज्ञान कराता है, समय का ज्ञान कराता है, जो वक्त की चाल बताता है, वक्त कब किस करवट बैठेगा इसकी पहचान करने की कुवत हमारे अंदर पैदा करता है, उसका नाम काल शास्त्र है, उसका नाम ज्योतिष है। ज्योतिष केवल टाइम बताने की घड़ी मात्र नहीं है, समय की सूचना नहीं देता। तो उसको पढ़ने के लिए इन तीनों ग्रंथों को बहुत अच्छी तरीके से खूब डुबकी लगाइए, और जितने रोज डुबकी लगाएंगे नए नए अर्थ प्रकट होंगे। अभी भी मेरे टेबल पे साथ में बृहद जातक कहीं ना कहीं रखा होता है, मैं कभी भी खाली टाइम में उसको अलर्ट पढ़ के देखता हूँ, कोई ना कोई नई बात दिमाग में आती है, कोई ना कोई नया आइडिया उससे निकल के आ जाता है।